ये कल तक के वीडियो में आपके लिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बता दिया गया है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में क्या है और समांतर क्रम में क्या है। प्रतिरोधों को जोड़ना दो प्रकार से जोड़ा गया है, एक प्रकार से समांतर क्रम में और एक तरह से श्रेणी क्रम में। आज का जो टॉपिक होगा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित डालेंगे आप, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, पहले मैंने आपके लिए कराया था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो 3 फॉर्मूले आए थे। वही 3 फॉर्मूले यहाँ आएंगे। जैसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या कहा था हमने, जब किसी चालक को आवेश किया जाता है तो क्या होता है कि हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही यहाँ पर लिखना है आपको। लिखेंगे, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब संधारित्र को किसी प्रतिरोध तार द्वारा तार द्वारा की जगह लिखना है आपको, तार में विसर्जित किया जाता है। तार में विसर्जित किया जाता है तो यह कार्य ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। माना संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की धारिता C है तथा संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र पर आवेश Q डैश हो जाता है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों समझना, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश हो तो V डैश बराबर Q डैश बटे C।
यानी बी बराबर क्यू बट्टे सी से। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश हो, अनंत सूक्ष्म आवेश बी क्यू देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर विभव गुणा आवेश डब्ल्यू बराबर बी क्यू। विभव कितना है बेटे आपका बी डैश ये निकाला है, और आवेश कितना है डी क्यू। तो यही तो आवेश दिया गया सूक्ष्म, इसको बी डैश का मान उठा के यहाँ रख दें, बी डैश के मान को यहाँ रख दें, तब डी डब्ल्यू बराबर क्यू डैश बटे सी डी क्यू। समझ गया? इसके आगे लिखेंगे संधारित्र को जीरो से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर लिमिट इंटीग्रेशन ला लेंगे यहाँ पर 0 to Q डैश बटे C dq। समझ में आ रही है? इस C को 1/C को इंटीग्रेशन से बाहर ले लें समाकलन से, तब W बराबर 1/C 0 to Q डैश dq। समाकलन अभी आपने पढ़े नहीं है। जब कहीं ये फॉर्मूला होता है एक्स डी एक्स बराबर, तो इसका समाकलन आता है x² बटे 2। नहीं समझ में आया अभी? इसका समाकलन आता है आपका x बटे 2। ठीक है, यहाँ हम क्यू डैश का समाकलन करेंगे डी क्यू के साथ, तो कितना आ जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा ना। आप तो आगे कर लीजिएगा। यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तब W बराबर 1/C मुस्तक में आ जाएगा आपका क्यू डैश स्क्वायर बटे 2, लिमिट आ जाएगी 0 to Q। लिमिट वहाँ बन जाएगी, इसको हल कर लेंगे 1/2 सॉरी 1/C, ये क्यू डैश के स्थान पर आ जाएगा Q² बटे 2 - 0। ऐसा इंटीग्रेशन पीछे भी करवा चुके हैं। तब W बराबर 1/2 Q² बटे C, और परिभाषा क्या थी? जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य है। बता रहा हूं, नहीं तो पाया अभी?
कहीं गलती दिखाई दे रही है क्या? यही कार्य आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U है, तब U बराबर 1/2 Q² C U। यदि Q बराबर CV घरता ही प्रभाता से C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर CV। यहाँ क्या करें, Q के स्थान पर CV रखें, तब U बराबर 1/2 C² C, एक घात कट जाएगी, तो U बराबर आ जाएगा आपका 1/2 CV²। ठीक है, इससे आगे करें इसको। यदि C बराबर Q/V रखें इस समीकरण में, अब C बराबर Q/V रख दें, तब U बराबर आ जाएगा आपका 1/2 Q/V V², यानी U बराबर आ जाएगा आपका 1/2 QV। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, यही तीनों वहाँ आए थे। वहाँ बस अंतर क्या था कि वहाँ विभव 0 से और V होता था, तो औसत विभव निकालते थे, सही है ना। तो औसत विभव निकाल करके क्या था, किया गया कार्य निकाल लेते थे, तो किया गया कार्य W बराबर आ जाता था आपका औसत विभव गुणा आवेश। Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो औसत विभव V/2 आया था हमारा, V/2 गुणा Q। तो पहली कंडीशन ये प्राप्त हो गई थी सीधी सीधी, किया गया कार्य W बराबर 1/2 QV आया था। तो वहाँ पहला समीकरण बन गया था, यही स्थिति ऊर्जा थी। फिर इसमें हम उल्टा करके रखते चले गए थे, Q बराबर CV रख दिया था तो CV² बन गया था। फिर यहाँ रख दिया था V बराबर U/C, तो ये वाली कंडीशन मिल गई थी। प्रक्रिया ये तीन फॉर्मूले हैं, मैंने वही आपको बताया था, ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन पर एक न्यूमेरिकल आता है। बस अंतर आर्टिकल को करने का थोड़ा तरीका अलग है, सूत्र वही प्राप्त होंगे जो वहाँ पर हुए थे। तो ये आवेशित आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है यानी आवेश दिया जाता है, तो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि हम उस संधारित्र को किसी प्रतिरोध तार में विसर्जित कर दें, तो वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। फिर आगे मैंने बोला है आपके लिए, यदि संधारित्र की धारिता C हो और आवेशन की प्रक्रिया में उस पर आवेश Q' हो और संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V' हो, तब V' बराबर Q'/C। उसके बाद में मैंने बोला था, संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dW बराबर विभव गुणा आवेश। विभव यहाँ निकाल चुके हैं हम, V' गुणा dq। V' का मान उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया है हमने, dW बराबर Q'/C dq। मैंने क्या किया है, हमने संधारित्र को, क्योंकि आवेशित करने से पहले संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था, वो शून्य था, तो मैंने बात लिखी है संधारित्र को शून्य से
और Q आवेश देने में, क्योंकि आवेश Q दिया गया था उसे, प्रारंभ में आवेश क्या था उसके पास, शून्य था। इसलिए ये प्रक्रिया, ये लाइन लिखनी पड़ी है हमें, संधारित्र को Q से 0 आवेश देने में किया गया था। तो W निकाला है, जब 0 से Q के बीच जब जाएंगे तो इंटीग्रेशन में जाएंगे, समाकलन में इसकी लिमिट लगाएंगे, 0 से लेकर के Q के बीच में आवेश दिया गया है। इस लिमिट का मतलब है 0 से Q के बीच में आवेश दिया गया है, Q डैश बट्टे सी, 1/c को बाहर लिया है। आप अभी समाकलन नहीं पढ़े हैं तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। समाकलन का लिमिट तो बाद में इस रूप में आ जाती है, x dx बराबर x²/2, उसका मान रख दिया, Q डैश स्क्वायर/2 हो गया। लिमिट को खोल दिया भाई, Q डैश की जगह पर एक बार Q रख लिया, माइनस Q डैश की जगह 0 रखा तो ये ऑटोमेटिक पूरा 0 बन गया, इतना बचा। यही कार्य क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है, इसको U से ले लिया, पहला समीकरण मिल गया, फिर उसमें Q बराबर CV रख दिया, CV रखने के बाद आपको दूसरा समीकरण मिल गया, इसके बाद में C बराबर Q/V रख दिया, तीसरा समीकरण मिल गया। वहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही था, यहाँ भी यही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो सवाल आता है इसी पर आता है, हर कंपटीशन में भी सवाल आता है तो इसी सूत्र पर आता है, वो बिल्कुल सिंपल सवाल देता है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा आपका आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र अगला हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। बेटे ध्यान रखना है, जब आपका ये वीडियो YouTube पर डाउनलोड होगा तो इतना बड़ा नहीं लिखवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले इससे इसी वीडियो, एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक आएंगे। तो पहले टॉपिक में पहली बार का टॉपिक स्पष्ट लिखा होगा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, फिर कॉमा लगा के वहीं पर ऊर्जा घनत्व लिखा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा उसका लास्ट वाला टुकड़ा लिखा जाएगा। जब आप YouTube को खोलेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अभी अगला टॉपिक आपका है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जब मैंने आपके लिए समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया था, वहाँ पर एक बात समझाई थी कि प्लेटों के किनारों को छोड़कर प्लेटों के बीच के रिक्त स्थान में सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ये बात बताई थी ना। तो वही उसी के अनुसार फिर उसने पूछा है कि उसकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो आप लिखिएगा, माना किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र, समांतर प्लेट वायु संधारित्र
कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मीटर है, तब हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न होती है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी फैराड। वहां पर इसे CO करके लिखा गया था। वायु संधारित्र के लिए K बराबर 1 मान करके पहले निकाल के लाए थे हम। C आया था K एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, और फिर बताया था यदि वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 तब C नॉट करके निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। वो वाली बात मैंने लैंग्वेज में लिखवा दी है। माना किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मीटर है, ये लिखवा है ना। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी फैराड होगी, यानी निम्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अभी जस्ट टॉपिक पढ़ाया है। इस B के मान को C के मान को उठा करके यहाँ रख दीजिए। C के मान को उठा के यहाँ रख दें, तब U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी B स्क्वायर जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आगे लिखिएगा। चूंकि प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B बट्टे डी। ये कहाँ से आया? विभव प्रवणता के अनुसार। वहाँ जो दो प्लेटें बनाई थी धन और वो, तो वहाँ आया था E बराबर B1 माइनस B2 बट्टे डी करके जो आया था। अलग अलग जो विभवांतर था वो प्लेटों के बीच जो विभवांतर हो गया वो डेल्टा भी हो गया था। तो प्लेटों के बीच विभवांतर B और बीच की दूरी इतनी है, तो E बराबर बी डी। एम्प्लाई यहाँ से क्या करें हम, B की वैल्यू निकाल लें, तो B बराबर आ जाएगा आपका ED। इस सूत्र से B बराबर ED। इस B का मान यहाँ रख दें,
ऊर्जा वाले सूत्र में बी का मान यहाँ रख दें, तब यू बराबर आ जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी ई डी का होल स्क्वायर जूल। इसको आगे हल कर लेंगे, तब u बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी गुणा ई स्क्वायर डी स्क्वायर जूल। इस b से इसकी एक घात कट जाएगी, कट जाएगी। इसको आप इस रूप में लिख लेंगे 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका क्षेत्रफल, डी क्या है दूरी, ए और डी मिलाकर के क्या बन गया आयतन, नहीं बना, ए और डी मिलाकर के आयतन बन गया। तब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा प्लेटों के बीच स्पेस में, स्पेस का मतलब समझ रहे हैं, आकाश जो खाली स्थान था, प्लेटों के बीच आकाश यानी स्पेस का आयतन, सीधी सीधी लिख लो आप, प्लेटों के बीच का आयतन प्लेटों के बीच आयतन ए डी मीटर की घात 3, आयतन का मतलब मीटर की घात 3 है। अतः प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा ये जो प्रत्येकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा होती है इसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व अथवा ऊर्जा घनत्व। अथवा ऊर्जा घनत्व या अर्थात ऊर्जा घनत्व। बात इतनी बड़ी लैंग्वेज की बात इतनी सी है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है। तब अभी तक हम कैपिटल यू लेके चल रहे थे, क्या देखिएगा, जब ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो स्मॉल यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तब ऊर्जा घनत्व यू बराबर कैपिटल यू बटे एडी, प्रत्येकांक आयतन की आयतन का भाग लगाएंगे इस वाले समीकरण में, यहां वाले में। तो ये एडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रही, मैं पूरा हल कर रहा हूँ। पागल की तरह मुंह की तरफ देख रही है। 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एडी बटे एडी। आप समझ में आ गए। यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहाँ इसका मात्रक बदल जाए,
मात्रक ऊर्जा घनत्व का मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति मीटर की घात 3। यहाँ से बना लीजिए, यू का मान जूल, उसका मान यू का जो मात्रक है जूल है और उसका मात्रक मीटर की घात 3 है, तो ये यू के बराबर है, स्मॉल के ऊर्जा घनत्व के बराबर है। तो ऊर्जा घनत्व इतने, ये किसके लिए है? जब हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कौन सा है? वायु संधारित्र है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K है, तब ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर की घात 3। ये हो गया आपका ऊर्जा घनत्व वाला टॉपिक। बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर बोर्ड में आता है आर्टिकल कराने के लिए ऊर्जा घनत्व। कभी कभी क्या करता है, 2 नंबर का सवाल दे देता है डायरेक्ट सूत्रों का, इस पर दे देता है या इस पर दे देता है। सीधा ध्यान रखना है, अगर परावैद्युतांक का मान दिया है उसने तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, और विद्युत क्षेत्र का मान देगा, एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं देगा। क्योंकि निश्चित वैल्यू है, सभी को पता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 मात्रक सभी को पता है इसका, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान अपना है, ई का और के का मान देगा। और अगर खाली विद्युत क्षेत्र में पूछता है, वो कहता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतने वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम है, तब प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होगा, तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि वो कहता है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भी है, वो देगा 2 अंक में देगा, 2 8 कुछ भी करके, तब इसका प्रयोग करेंगे। मात्रक लिखना कभी भी, किसी भी आर्टिकल को अगर पूरा करते हैं आप, बोर्ड की कॉपी में मात्रक लिखना ना भूलें। कभी कभी एग्जामिनर मात्रक के ऊपर भी नंबर काट देता है। तुम सोचोगे कि हम पूरा सही करके आए हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप पूरी तरह से समझ करके इसको ढंग से देखें वीडियो को, तो आपको हर लफ्ज अलग अलग क्लियर दिखाई देगा। देखिए, मेरा चैनल कोई फैशनेबल चैनल तो है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हो कि यहाँ में सुंदरता दिखाई नहीं दे रही, फैशनेबल दिखाई नहीं दे रहा, बढ़िया बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको बढ़िया बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, फैशनेबल से कोई मतलब नहीं है, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि फिजिक्स को पढ़ाने वाला टीचर सही होना चाहिए। सही से मतलब मेरा ये नहीं है वो सुंदर होना चाहिए, नहीं, वो आपकी समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा है। सुंदरता व्यक्ति के रूप में नहीं होती है, उसके गुण में होती है। अब इसके बारे में मैं हर टॉपिक को 2-2 बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में। यहाँ तक की बात कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक के लिए हम लिख सकते हैं, माना किसी आवेशित वायु संधारित्र की धारिता C है, या फिर सीधा लिखेंगे, माना किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, माना
किसी समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी D मीटर है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D फैराड होती है। ठीक है। उसके बाद में प्लेटों के बीच यदि विभवांतर V वोल्ट हो तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2CV²। उसके बाद कुछ नहीं करना है, C का मान उठा करके यहाँ करना है, यहाँ रखने के बाद CV² हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, चूंकि प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D होगी। यहाँ से क्या किया हमने, B की वैल्यू निकाली, ED हो गया। इस B का मान इस समीकरण में रख दिया है। समीकरण नहीं माने हैं, अगर आपको सरल लगता है तो समीकरण माने कर लें, इसको पहला समीकरण मान लें, फिर इसमें एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी आपको समीकरण एक में रखने पर। इसलिए मैंने छोड़ दिया है, एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस B का मान उठा के यहाँ रख लें तो E और D का होल स्क्वायर हो जाएगा, खोल देंगे, नीचे वाले D से इसका घात कट जाएगा, ED हो जाएगा। ए को उठा के D के पास ले जाएंगे, 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट AD आ जाएगा। A और D, AD क्या है, प्लेटों के बीच का जो स्पेस है, आकाश है, उसका आयतन है AD, यहाँ लिख दिया है मीटर की घात 3। तब प्रत्येकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा या प्रत्येकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, खाली इतना भी लिख सकते हैं आप, प्रत्येकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, अथवा की जगह पर यहाँ पर अर्थात का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, अर्थात ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखेंगे। प्रति एकांक आयतन की है, प्रति एकांक शब्द लगा दिया, इसलिए आयतन का भाग लगाएंगे स्थितिज ऊर्जा में। AD का भाग लगा दिया, U/AD कर दिया, AD से AD कट गया, U बराबर आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² जूल प्रति मीटर की घात 3 बचा। इसी को आगे बढ़ा दिया, यदि माध्यम है उनके बीच में और प्रावैद्युतांक है तो तब ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आप चलिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ज़्यादा ना मिटाना पड़ेगा, इसमें अपना ऊपर लिखा होगा। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कैपेसिटी है, लिखिएगा। इसकी मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, यदि किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश प्लस Q तथा दूसरी प्लेट पर एक प्लेट पर आवेश प्लस Q तथा दूसरी प्लेट पर
आवेश माइनस क्यू है, इन प्लेटों पर आवेश विपरीत होने के कारण इन प्लेटों पर आवेश विपरीत होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल F लगेगा। पहले पढ़ा चुका हूं मैं, जब आवेश विपरीत हो तो उनके बीच आकर्षण बल काम करता है, और जब आवेश समान हो तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। माना संधारित्र की प्लेटों को धीरे धीरे d दूरी तक हटाया जाता है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एक समान होगा। अब आप चक्कर में पढ़ रहे होंगे कि अभी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र, ये मैंने गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में इस प्रकार से दो प्लेटें बनाई थी, बनाया था। इनके बीच विद्युत क्षेत्र जब निकाला था तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आया था, नहीं आया था? डी फाई करके नहीं निकाला था वैद्युत फ्लक्स के आधार पर। वही चीज है ये जो होगा प्लेटों के बीच। ये बात मैं कई बार समांतर प्लेट संधारित्र में कई बार लिखवा चुका हूँ, कई बार बताया है कि उसके किनारों को छोड़कर बीच के स्थान में सभी जगह एक समान होगा। वही भाषा यहाँ बोली गई है, यही तो लिखवाया मैंने। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0 एक समान होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखें। तब प्लेटों को अतः करके लिखना, तब नहीं, अतः प्लेटों को 0 से d दूरी तक हटाने में किया गया कार्य। अभी मैंने एक भाषा बोली थी कि प्लेटों को धीरे धीरे दूरी तक हटाया जाता है। तो पहले प्लेटें बहुत समीप थी, उनके बीच की जो दूरी थी वो शून्य मानी गई थी, तब शून्य से d दूरी तक हटाने में किया गया कार्य। सब जानते हैं कार्य बराबर W बराबर FD। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। W बराबर FD। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। यही कार्य प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा U है। प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा U है। तब U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ना समझ में, इसको तो समीकरण 1 मान लो। यानी कुल मिला के बात यह है कि यही जो कार्य किया गया यही प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि फिर वही भाषा लिखिए, चूंकि प्लेटों के बीच यहाँ थोड़ी गलती हो रही है। कोई गलती नहीं है। जहाँ जो बात बोली उसको छोड़ दें, उसके बाद में लिखना चालू करें। जहाँ C बराबर Q बट्टे V, तब U बराबर 1/2 QV, 1/2 QV। अब लिखिए उस बात को, चूंकि U बराबर 1/2 QV आ गया। इसके बाद में लिखिए, चूंकि प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है, तब E बराबर V/D। वही थोड़ी देर पहले भी निकाला है। यहाँ से क्या करें, तब V बराबर ED। इसको समीकरण 2 मान लो। V का मान समीकरण 2 में रखने पर, V का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ इस मान को यहाँ रख दें, तब U बराबर आ जाएगा आपका 1/2 QED। 1/2 QED। ये आ गया आपका बेटे समीकरण नंबर 3। यहाँ समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तुलना मतलब समझ रहे हैं आप, यही कार्य क्या था, स्थितिज ऊर्जा थी, तो U के स्थान पर FD रख दें। नहीं बात समझ में आई, ये बात लिखवा दी गई है वहां पर कि यही कार्य क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा U है, तो किया गया कार्य U के बराबर है, तो यहाँ पर U के स्थान पर FD रख दें। तब FD बराबर 1/2 QED। D से D मर जाएगा, बली तो निकाला है, तब F बराबर आ जाएगा आपका 1/2 QE। और जबकि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर जो बल लगता था F बराबर QE लगता था, सही है ना। और आवेश से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बल काम कर रहा है, वो उस बल का, विद्युत बल का आधा है, F बराबर QE का आधा है। ठीक है, इसके बाद आएगा संधारित्रों के उपयोग। संधारित्रों के उपयोग, देखिए मैं
अभिनय उपयोगों को लिखूंगा नहीं, लिखूंगा मैं बोल रहा हूँ और आप लिखते रहिएगा। नंबर 1, आवेश का संचय करने में। नंबर 1, आवेश का संचय करने में। नंबर 2, देखिए जो संधारित्र की जो परिभाषा थी उसमें भी यही था। संधारित्र क्या है? एक ऐसा समाज है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। वही चीज़ है, वहाँ उपयोग हो गया। नंबर 2 में लिखिएगा, ऊर्जा का संचय करने में। ऊर्जा का संचय करने में। नंबर 3 लिखिए, वैद्युत उपकरणों में। नंबर 4 दिखाई दे रहा है? नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। नंबर 5, आ जानो है ना? आ जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? चलो छोड़ो, जगह तो मेरे पास बना लूँगा मैं अपने आप। नंबर 5, वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक अध्ययन में। ये संधारित्रों के उपयोग हैं और इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर में वो पूछ लेता है, संधारित्रों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। और देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वीडियो आगे बढ़े और आपको नई वीडियो मिलती रहे। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में और बिल्कुल सरल तरीके से, बड़ा स्लो मोशन में पढ़ाया जा रहा है। जितने भी YouTube चैनल चल रहे हैं उन पर इतना सिंपल और इतना स्लो मोशन नहीं मिलेगा। हर वीडियो में स्लो मोशन है, हर चीज़ आपको क्लियर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रही है। बच्चा अगर चाहे तो एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकता है या वीडियो को रोक करके लिख सकता है या आराम से भी लिख सकता है बैठ करके।